फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेल का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम उसके बाद साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, उसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे मेनली। ठीक है, न्यूक्लियस के पार्ट्स कौन कौन से हैं, साइटोप्लाज्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। कल तक हमने पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। रेड सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया और इसके अलावा सेल थ्योरीज भी पढ़ी थी हमने। तो बेटा चलिए आज हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जनरली हमने देखा है कि कोई भी सेल होती है, लाइक एनिमल सेल की बात मैं नॉर्मली कर रही हूँ, कोई भी सेल है उसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसे ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूं मैं आपको। इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो सेंटर में प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, डीएनए, जो हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो सेल के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। ऐसे ही साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल के कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज होती है। तो इन सब के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सेल मेम्ब्रेन है, किससे बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो उस चीज को करने से पहले आप एक बार ये फ्लो चार्ट को नोट कर लीजिए। आई होप आपने फ्लो चार्ट नोट किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल, जो कि हमारी सेल को प्रोटेक्ट करती है किसी भी बाहर के मटेरियल से, मतलब मटेरियल से इन द सेंस बाहर के कोई भी फॉरेन बॉडी है उनसे प्रोटेक्ट करती है सेल को कोई भी इंजरी होने से। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। लिपिड मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ फैट्स, आप कह सकते हो। ये जो हमारी सेल की कवरिंग है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, वो लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई होती है। अब इनमें इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स का इंटेक करना चाहिए, ताकि इसकी जो ग्रोथ है या ये एक तरीके से और स्ट्रॉन्ग बन सके। उसके बाद देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस थ्रू इट ड्यू टू इट्स सेमी परमेबिलिटी। मतलब ये एक लाइक जैसे ओनियन पील होता है ना, लाइक झिल्ली या मेम्ब्रेन हमसे बोलते हैं झिल्ली, जिसके अंदर कुछ ही मटेरियल जो है वो एंट्री हो सकती है उनकी सेल के अंदर, और सेल के बाहर तक कुछ मटेरियल यानी सर्टेन मटेरियल्स को ये अलाउ करती है। जैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये हमारी सेल है और ये सेल के बाहर की आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल के बाहर की जो एनवायरनमेंट है वहां से, और सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को, इनसाइड द सेल, कुछ ही चीजों को, कुछ ही मटेरियल्स को अलाउ करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, या कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स आप कह सकते हो। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को ये क्या करती है, उनकी एंट्री और उनकी एग्जिट, सेल के बाहर और अंदर मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाई द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? बिकॉज इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस थ्रू इट। वो उसमें से कुछ ही सब्सटेंस को पास होने देती है। और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही सेल मींस प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है। कल हमने लेक्चर में पढ़ा था कि सेल की जो शेप होती है वो किस कारण होती है, एक मेम्ब्रेन के कारण, और वो मेम्ब्रेन क्या है हमारी, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको दो बातें इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये किससे 1 मार्क्स के लिए, ये किससे बनी हुई होती है सॉरी, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है,
और इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ ही मटेरियल को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर एंड सम मिनरल्स को ही अलाउ करती है या मींस उनकी एंट्री और एग्जिट करती है सेल के अंदर और बाहर से। दीज आर द इम्पोर्टेंट theories or content about the cell membrane. Please note these notes. So I hope आपने कंसेप्ट भी समझा होगा बेटा और नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। प्लीज प्रिपेयर योर नोट्स, साथ साथ नोट्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं। तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर होती है सेल की, जो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है। सेमी परमेबिलिटी के कारण वो क्या करती है, कुछ ही मटेरियल को अलाउज करती है। लेकिन वो कुछ मटेरियल को अलाउज तो करती है, वो किस प्रोसेस से उनकी एंट्री एग्जिट करती है, आइए वो पढ़ते हैं हम इसमें। तो देखिए इसमें डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है। अब डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्स हो जाना, दो पार्टिकल्स का, दो डिफरेंट पार्टिकल्स का आपस में अच्छे से डिफ्यूज हो जाना, मिक्स हो जाना। इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, मींस जिसकी कंसंट्रेशन हाई है वहां से कहां पर मिक्स होना, लो कंसंट्रेशन में, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। डेली लाइफ में हम बहुत सारे डिफ्यूजन प्रोसेस देखते हैं। जैसे पहला, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इन केमिस्ट्री अगर हम ध्यान से देखें कि वाटर में ब्लू इंक, हम जो ब्लू कलर के इंक को अगर डिसॉल्व करें, कोई भी नॉर्मली कलर को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, जैसे हम होली पे कलर्स को डिसॉल्व कर देते हैं पानी के अंदर, तो वो क्या है, डिफ्यूजन है। दो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, उनका आपस में मिक्स हो जाना, डिफ्यूजन। एक की कंसंट्रेशन हाई है और एक की कंसंट्रेशन लो है, वहां पर वो मिक्स हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हॉट फूड मतलब गर्म खाना बन रहा है किचन में, तो उसकी फ्रेग्रेंस जो होती है वो सराउंडिंग में आ जाती है, रूम तक आप तक पहुंच जाती है, आपको पता चल जाता है कि हलवा बन रहा है, ठीक है। आपको उससे पता चल जाता है कि हलवा बन रहा है, मींस वहां पर क्या हो रहा है कि फूड की जो फ्रेग्रेंस है, मींस उससे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो एयर में डिफ्यूज हो गए। ऐसे ही इंटेंसिव मींस अगरबत्ती, धूप या नेफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं कुछ टाइम बाद डिसअपियर। ये कुछ ऐसे डेली फिनोमेना जो डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर डिफ्यूजन कैसे होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन अगर हम देखें तो देखो इधर ध्यान से, ये सेल है आपकी, ठीक है। यहां पर आपको पता है सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड द सेल। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के थ्रू बनती है पहले, ठीक है, बाहर निकल जाती है वो एनर्जी प्रोडक्शन के साथ में। लेकिन पहले क्या होगी, जब हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं, डाइजेशन, वो सारे प्रोसेस होते हैं, तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो क्या हो जाती है, ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। उसका कंसंट्रेशन इनसाइड जो है वो हाई है, लेकिन आउटसाइड द सेल की अगर हम बात करें, आउटसाइड द सेल क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो। दोबारा सुनो ध्यान से बच्चे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड द सेल, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है, जिसके कारण वो कहाँ आती है, अंदर से बाहर की तरफ आती है, और बाहर इसका कंसंट्रेशन क्या है, लो। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, वो बाहर कैसे आती है, थ्रू SPM या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो क्या होती है, बाहर निकल के आती है। ऐसे ही अगर हम दूसरी बात करें, अगर हम दूसरी मींस ऑक्सीजन की बात करते हैं हम, तो वहां पर ऑपोजिट चीज होती है, प्रोसेस सेम रहता है, हाई से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन की बात करेंगे हम, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड क्या है, वो हाई है, सॉरी इनसाइड लो है, इनसाइड इट इज लो, और आउटसाइड जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, वो हाई है, हाई कंसंट्रेशन। सो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन बाहर से कहा जा रही है, मींस हाई से लो की तरफ मूव करती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, इसलिए हम कहते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब आप कहेंगे कि मैम वाटर का जो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो डिफ्यूजन का एक स्पेशल काइंड है, जिसे हम किससे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है वो सेल के अंदर होता है। ऐसे ही एक प्रोसेस होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो मिनरल्स को क्या करता है सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्टेशन मिनरल्स का करता है। तो चलिए ऑस्मोसिस को पढ़ते हैं, उससे पहले आप ये नोट्स प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए। उसके अलावा देखिए ऑस्मोसिस पढ़ाने से पहले इट अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। डिफ्यूजन जो होता है वो तीनों में होता है जनरली। अगर हम नॉर्मली देखें केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे पहले चैप्टर में मैटर में कि डिफ्यूजन जो है कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है। लेकिन यहाँ पर हम सेल में किसकी बात कर रहे हैं, गैसेस की बात कर रहे हैं। सेल के अंदर जो है डिफ्यूजन वो गैसेस के अंदर होता है। और ऑस्मोसिस जो है वो सेल के अंदर होने वाला एक स्पेशल काइंड का डिफ्यूजन ही कह सकते हैं। डिफ्यूजन एक स्पेशल काइंड है, वो वाटर को करता है। मेनी सब्सटेंस लाइक गैसेस, मिनरल, डाइजेस्टिव फूड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल। सेल के बाहर और अंदर जो है वो डिफ्यूजन से हो रहे हैं। मेनली क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज इन द सेल बाय डिफ्यूजन। तो आपको ध्यान रखना है सेल के अंदर डिफ्यूजन हो रहा है वो किसको, उसके लिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस एक्सचेंज होती है, मींस ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है सेल के अंदर और बाहर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ध्यान से करिए, अच्छे से पढ़िए, आप कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। प्लीज पहले ही नोट्स कर लीजिए। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए बेटा आप पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। अभी मैंने आपको बताया कि ऑस्मोसिस जो होता है एक ऐसी टर्म है जिसमें हम वाटर का डिफ्यूजन करते हैं सेल के अंदर। अब ऑस्मोसिस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के, या उसके अंदर 3 कंडीशंस होती है, या 3 तरह की थिंग्स, मतलब 3 प्रोसेस उसके अंदर हो जाते हैं, सॉल्यूशन बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, मतलब सेल के चारों तरफ का जो मीडियम है उसका अगर कंसंट्रेशन हाई है, किससे, सेल से उसका कंसंट्रेशन हाई है, तो सेल क्या करेगी, सेल का कंसंट्रेशन, सेल में जो वाटर का कंटेंट है एक तरीके से उसका कंसंट्रेशन लो हो गया, तो सेल क्या करेगी, सेल हाई से लो मींस उससे पानी को ले लेगी और स्वेल अप हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम के थ्रू, मान लीजिए एक कंटेनर है उसमें पानी भरा हुआ है, तो वाटर का कंटेंट और ये एक सेल है, ठीक है। तो सेल के चारों तरफ का कंटेंट या चारों तरफ का जो मीडियम है उसमें क्या है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है। तो और अगर हम उसमें सेल को रखते हैं, सेल के बाहर वाटर ज्यादा हो गया एक तरीके से, तो थोड़ी देर बाद या कुछ टाइम के बाद, कुछ आवर्स के बाद हम क्या देखते हैं, सेल क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी ऑस्मोसिस से और वो स्वेल अप हो जाएगी। जैसे हम राजमा, छोले या जितने भी हमारे पास बीन्स होते हैं उनको पानी में ओवरनाइट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है कुछ, जैसे किशमिश को अगर पानी में भिगोगे तो वो स्वेल अप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि किशमिश के अंदर या फिर उन बीन्स के अंदर क्या है, पानी का कंटेंट कम है और सराउंडिंग मीडियम में ज्यादा है। तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बाद देखिए सेकंड आता है आपके पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। Isotonic solution. If the medium surrounding the cell has same concentration as the cell, then there is no movement of water takes place and cell size is same. यदि आइसो मतलब होता है बेटा सेम, आइसोटोनिक वो सॉल्यूशन है, वो टॉनिक है, सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी वाटर का कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट, मीडियम का जो भी है कंटेंट, उसका कंसंट्रेशन जो है वो सेम रहता है। इसलिए सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर पानी का मूवमेंट नहीं होता है, ना सेल मोटी होती है ना पतली होती है, वो जैसी है वैसी की वैसी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। थर्ड है, थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं, देखिए इधर पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। इफ द मीडियम surrounding the cell has lower concentration than the cell will। अब लोअर मतलब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के बाहर कम है, तो वो क्या करेगी, लूजेस द वाटर, वाटर को क्या कर देगी, वो लूज करेगी। सेल विल लूज द वाटर एंड इट श्रिंक्स, और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। जैसे देखिए अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी कंटेनर में सेल रखी है, इसके अंदर तो वाटर का या मीडियम मतलब जो भी आपके पास लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन, हम वाटर की बात करें तो हम वाटर ही लेंगे। वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर हाई है, ठीक है। तो बाहर क्या है, वाटर कंसंट्रेशन क्या है, लो, लो कंसंट्रेशन आउटसाइड। तो ये क्या करेगी, यहाँ पर इट लूजेस, और ये कैसे हो जाएगी, ऐसे श्रिंक। ये पानी को क्या कर देगी, लूज करेगी, मींस उसको निकाल देगी और क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी, तो प्लीज अच्छे से नोट कर लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। डिफ्यूजन, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो होते हैं वो डिफ्यूजन से एक्सचेंज होते हैं। वाटर जो है वो ऑस्मोसिस से होता है। ऑस्मोसिस में ये थ्री आपके पास कंडीशन या सॉल्यूशंस बनते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से एक्टिवली मिनरल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेल मेम्ब्रेन से। इसके बाद देखिए पहले हम पढ़ेंगे ब्रीफ में, सिर्फ ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगी साइटोप्लाज्म, ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस। तो प्लीज इसे नोट कर लिया होगा आपने, आई होप। चलिए देखिए उसकी बात करते हैं साइटोप्लाज्म। क्लास में पढ़ना है, उसके बाद इन्हीं नोट्स को या इन्हीं टॉपिक्स को एक बार दोबारा रिवाइज करना है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आपके माइंड में नहीं रहेंगी वो चीजें। तो उससे पहले प्लीज आप इनको रिवाइज कीजिए। बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। 8th 9th क्लास 10th क्लास तक तो बुक रीडिंग बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपके पास साइटोप्लाज्म। देखिए पहले डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, अभी अभी हमने सीखा ये हमारी बाहर की आउटर लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट्स में नहीं, प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर एक लेयर होती है सेल वॉल, अभी पढ़ेंगे उसे हम। इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को ही हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर बहुत सारे और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब सेल के अंदर के ऑर्गेन्स को हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जिनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। तो जैसे इसमें कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल है, जैसे होती है इसमें ER मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड आती है इसके अंदर, ये 2 टाइप्स की होती है, इसको पढ़ाने से पहले देखिए SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी मैं आपको इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ। सेकंड आता है आपके पास गोल्गी अपरेटर्स, ठीक है। थर्ड आता है बेटा आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आता है आपके पास लाइसोसोम्स, उसके बाद आता है राइबोसोम्स, नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स। प्लांट सेल की बात करें तो उसके अंदर आता है प्लास्टिड। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं,
सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं हम। तो चलिए पहले इसके बारे में कुछ कंपोनेंट्स लिख लेते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में, फिर हम सेल वॉल पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस द न्यूक्लियस। ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था कंटेंट के बारे में। डोंट टेक टेंशन, आई विल एक्सप्लेन एवरी कंटेंट इन डिटेल ऑल्सो। तो चलिए साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म इट इज अ फ्लूइड present inside the cell या present in the cell. It is a link between cell membrane and nucleus. It contains many small organelles, small components कह सकते हैं, called cell organelles. ध्यान से लिखिए इसे। हो गया। चलिए देखो इधर पर ध्यान से, इसमें ना लेयर्स होती है बेटा, 2 लेयर्स होती है, मतलब फर्स्ट और सेकंड लेयर आप कह सकते हो। द आउटर लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब ये तो हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर भी यहाँ पर फ्लूइड है, लेकिन फ्लूइड में भी 2 लेयर्स बनाता है ये, इज कॉल्ड ectoplasm. The inner layer is called endoplasm. तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म की कंटेंट है। After cytoplasm, we will discuss the cell wall. Cell wall is found in mainly in plant. It is the non-living. सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये नॉन लिविंग होती है, आउटर कवरिंग होती है या बाउंड्री होती है। किस किस की होती है बेटा? सम बैक्टीरिया, नॉट ऑल बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्लांट। एल्गी जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें मतलब प्लांट्स की तरह ही काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। जैसे देखो, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर की तरफ आपको क्या मिलेगा? ऐसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होगी एक तरीके से बाहर की तरफ, वो क्या होगी? आपकी सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये प्लांट को मेनली जो होती है, ये प्लांट को स्ट्रेंथ देने का काम करती है। जिसका तना मजबूत होता है ना एक तरीके से, उसको प्रोटेक्शन तो देती ही है उसकी सेल्स को, और उनको स्ट्रेंथ भी देने का काम करती है। तो सेल वॉल के बारे में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो इसका फंक्शंस, कि ये फंक्शन, इसका क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ का काम करती है प्लांट सेल के लिए। दूसरा, ये किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और तीसरा जो होता है, ये कैसी है? नॉन लिविंग है। नोट कीजिए प्लीज इसे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। देखिए, सेल की अगर हम बात करें बेटा, सेल में हमने सीखा, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मीन सेल के अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है, जिसमें
जिसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेज होती है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके सेंटर में एक बॉडी होती है, एक पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। वी विल कॉल इट एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस इट इज द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। सेल का सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, इसीलिए हम इसे, ये मोस्ट प्रोबेबली काम करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम इसे ब्रेन ऑफ द सेल। और इसके पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम्स बनते हैं। देखिए इधर ध्यान में, अगर हम चारों पार्ट्स को अगर मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रही हूं आपको, ये सपोज मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं, सेल का न्यूक्लियस। तो इसकी बाहर की जो ये लेयर होती है ना, ऐसे, इसको डिटेल में बताऊंगी मैं आपको अभी। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे हमने सेल में पढ़ा बेटा, सेल के अंदर हमने पढ़ा है सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर की आउटर मोस्ट कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ब्रांचेस, पजल मींस धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन के अंदर डीएनए है, जो हमारे इनहेरिटेड जो कैरेक्टर्स होते हैं या हेरिडिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको एक से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर डीएनए की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। तो वो किसमें होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस में एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इसमें डीएनए होते हैं उन्हें क्रोमेटिन कहते हैं, और इसके अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। प्लीज नोट और मेक दीज नोट्स। सो आई थिंक आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमने देखा, यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, जिसमें ब्रीफ में हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा है, न्यूक्लियस पढ़ा है, और हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है, सेल वॉल पढ़ा है। तो अगले वीडियो में आपको आगे के कंटेंट मिलेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अच्छे से पढ़िए, घर रहिए, स्वस्थ रहिए। राम राम।